श्रद्धाओं में से मुनि को भोजन अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में एक छोटे बच्चे ने विनम्रता पूर्वक एक ऋषि को अपना भोजन अर्पित किया। बदले में उसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया सामग्रियों से भरी एक टोकरी मिली। इसके बाद यह कहानी विभिन्न प्रकार की घटित घटना पर चर्चा करती है। बहुत समय पहले कौशाम्बीपुरी के एक धनी व्यापारी सेठ के 6 बेटे थे और वह और उसकी पत्नी अपने 7वें बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। जब उनके 7वें बेटे का जन्म हुआ तो सेठ को अपने आभूषण व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि का अनुभव हुआ, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि यह बेटा अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है। स्नेह और कृतज्ञता की भावना से उन्होंने उसका नाम धन कुमार रखा, जिसका अर्थ है धनवान पुत्र, और उसे बहुत प्यार किया। जिस दिन से धन कुमार परिवार में आया, उनकी संपत्ति बढ़ती रही और सेठ जल्द ही शहर का सबसे अमीर आदमी बन गए। उनके माता पिता अक्सर धन कुमार के भाग्यशाली कदमों की प्रशंसा करते थे। वह परिवार के लिए एक आशीर्वाद था। हालांकि इस प्रशंसा ने उनके बड़े भाइयों में नाराजगी पैदा होना शुरू हो गई। उनका मानना था कि परिवार की सफलता उनकी अपनी मेहनत की वजह से है और उन्हें लगा कि यह अनुचित है कि धन कुमार को सारा श्रेय दिया जाता है। यह ईर्ष्या धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। हालांकि धन कुमार के मन में अपने भाइयों के प्रति प्यार के अलावा कुछ नहीं था। जैसे जैसे धन कुमार बड़ा होता गया, उसके भाइयों के भीतर कड़वाहट बढ़ती गई और फिर उन्होंने उसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना ली। भाइयों का मानना था, जब तक धन कुमार रहेगा तब तक उनका मूल्यांकन कम ही किया जाएगा। उसे खत्म करने के लिए उन्होंने स्विमिंग पूल में एक प्रतिस्पर्धी की योजना तैयार की। नियम सरल थे, सभी भाई पूल में गोता लगाएंगे और जो सबसे लंबे समय तक पानी के नीचे रहेगा वह विजेता होगा। परीक्षण की शुरुआत में सभी भाई एक साथ कूदे, लेकिन अपनी योजना के अनुसार तुरंत वे सब पानी के ऊपर आ गए और पूल से बाहर निकल गए। उन्होंने धन कुमार को अकेला छोड़ दिया। पूल के गेट को बाहर से बंद कर दिया ताकि वह बाहर न सके। काफी समय बाद धन कुमार पानी के ऊपर आया। उसे लगा कि वह प्रतियोगिता हार गया है। साजिश से अनजान वह अपने भाइयों की तलाश में वापस पानी में कूद गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। जब उसने बंद गेट देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके भाई की असली मंशा क्या है। हालांकि धन कुमार एक कुशल तैराक था, लेकिन वह जानता था कि वह अनिश्चित काल तक नहीं टिक सकता। उसने पानी के निकासी के लिए द्वार की तलाश की और उसे ढूंढ लिया। जल्द ही उसने इसे खोल दिया और खुद को पानी की तेज धार में बह जाने दिया। अपनी आंखें बंद करके धारा के साथ बहने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक खेत में पहुंच गया जो घर से दूर पर सुरक्षित था। उसने एक अनिश्चित यात्रा शुरू की, एक शहर और एक नई शुरुआत की तलाश में। खेती की जमीन के एक क्षेत्र से गुजरते हुए उसने एक किसान को मिट्टी के साथ कुछ अपरिचित काम करते देखा। वह 2 बैलों की मदद से मिट्टी पर जोत रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता होने के बावजूद वह इस उद्देश्य को नहीं समझ पाया, क्योंकि उसने पहले कभी मिट्टी जोतते हुए नहीं देखा था।
उत्सुकता से वह इस उपयोगी तकनीक को व्यावहारिक रूप से सीखने के लिए किसान के पास गया और इस विद्या सिखाने को कहा। एल सीखने पर जमीन के एक हिस्से को खुद जोतने की पेशकश की। धन कुमार ने फिर काम जारी किया। जहां से किसान ने काम छोड़ा था, अभ्यास के दौरान हल गलती से एक जगह पर धंस गया, जिससे नुकीला औजार फंस गया। थोड़े प्रयास से वह उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा, जिससे कीमती सामान से भरा एक पीतल का घड़ा निकल पड़ा। किसान क्या सोचेगा, परंतु वह सो रहा था। इस बारे में शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने जल्दी से घड़ा को वापस जमीन के अंदर डाल दिया और औजार को फिर से फंसने से रोकने के लिए उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर उस जगह को चिह्नित कर दिया। दोपहर के भोजन के समय तक उसने उस क्षेत्र की जुताई पूरी कर ली थी और किसान को उसे यह कौशल सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। धन कुमार फिर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए साइट से चले गए। हालांकि बाद में किसान ने देखा कि जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बिना जुताई के रह गया था। उत्सुकतावश उसने खुद ही उस जगह की जुताई की और वही पीतल का घड़ा पाया। ऐसा कुछ जो उसने पहले कई बार जमीन की जुताई करने के बावजूद कभी नहीं पाया था। यह महसूस करते हुए कि धन कुमार को पता चल गया होगा कि अंदर क्या है, किसान ने घड़ा उठाया, उसे अपने सिर पर रखा और उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया, भैया भैया, तुमने घड़ा यहाँ क्यों छोड़ा? यह तुम्हारा है, कृपया इसे ले लो। हम वर्षों से इस जमीन पर हल चला रहे हैं, लेकिन इसे पहले कभी नहीं पाया। अंत में धन कुमार ने घड़ा स्वीकार कर लिया, लेकिन किसान के बच्चों के कल्याण हेतु उसमें मौजूद चीजों की पेशकश की। आखिरकार धन कुमार को अपना पैर जमाने और नया उद्यम शुरू करने के लिए एक उपयुक्त शहर मिल गया। वह कई अमीर सेठों के बेटों से मिला और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उनकी मदद मांगी। सौभाग्य से वे सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार थे और एक ने तो यहाँ तक कहा, तुम्हें जो चाहिए वह सब मिलेगा, कुछ समय के लिए मेरे मेहमान बनो। हालांकि सेठों के ये बेटे अक्सर शाम को क्लबों में जुआ खेलने के लिए मिलते थे। धन कुमार के दोस्त ने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और कहा, तुम मेरी तरफ से क्यों नहीं खेलते, क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं जीता। धन कुमार ने अपने दोस्त की ओर से खेला और हर राउंड जीतता गया। शाम के अंत तक लगभग सभी ने अपना पैसा हार गए थे। धन कुमार ने सारा पैसा अपने दोस्त को सौंप दी। 1 महीने के भीतर सबको हरा दिया। उसका दोस्त अपने साथियों के बीच अमीर बन गया। उसने सारा पैसा धन कुमार को देने की पेशकश की, लेकिन धन कुमार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। धन कुमार ने जल्द ही शहर में एक असाधारण जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। यह सुनकर शहर के राजकुमार ने उसे खेलने के लिए आमंत्रित किया, यह टिप्पणी करते हुए कि सेठ एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, मुझसे खेलो। इस चुनौती से 2 प्रतिद्वंद्वी समूह बन गए, एक सेठों का और दूसरा क्षत्रियों का। एक आम जगह पर 2 समूहों के बीच एक चुनौतीपूर्ण जुआ मैच आयोजित किया गया, जिसमें से एक क्षत्रियों द्वारा समर्थित था और दूसरा सेठ द्वारा। दुर्भाग्य से कुशल राजकुमार पहले दिन जुए में हार गया और यह क्रम रोजाना चलता रहा। राजकुमार और उसके दोस्तों ने केवल 1 या 2 गेम जीते, लेकिन बाकी हार गए। 1 महीने के भीतर राजकुमार और उसके दोस्तों ने अपनी लगभग सारी संपत्ति हार चुके थे। अपनी संपत्ति वापस पाने का कोई और रास्ता न होने पर राजकुमार ने अपनी बहन को एक ही बोली में दांव पर लगाने का एक हताश निर्णय लिया, जो अब तक उसने खोई हुई कुल राशि के बराबर होगी। यह एक उच्च दाम वाला जुआ था।
जिसमें एक राजकुमारी को खोने का जोखिम था। हालांकि वह यह सौदा भी हार गया और युवा सेठों ने मांग की कि राजकुमार अपनी बहन राजकुमारी को धन कुमार को सौंपें। राजकुमार अपनी बहन का हाथ देने के लिए अनिच्छुक था और केवल एक बहादुर आदमी को दिया जाता है। जब धन कुमार ने यह सुना तो उसने उत्तर दिया, आपकी बहादुरी का पैमाना क्या है? मैं आपके द्वारा प्रस्तावित देवताओं के मंदिर में जाकर अपनी हिम्मत को साबित करूंगा। चुनौती स्वीकार करते हुए धन कुमार मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके दोस्तों ने राजकुमार से कहा, यह पहले रखी गई शर्त नहीं थी। धन कुमार ने जवाब दिया, चिंता मत करो दोस्तों, मुझे अपनी योग्यता साबित करने दो। इस बीच उसके दोस्तों ने उसे तब तक इंतजार करने के लिए कहा जब तक कि उनके पिता राजकुमार की लापरवाही के बारे में राजा के पास शिकायत दर्ज नहीं करा देते। उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही राजकुमारी को मिल जाएगी। लेकिन धन कुमार ने जवाब दिया, यह सिर्फ राजकुमारी के बारे में नहीं है, यह मेरे आत्मसम्मान से संबंधित है। अपने सबसे अच्छे दोस्त द्वारा प्रतीक्षा करने के कई अनुरोधों के बावजूद वह मंदिर के पास गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर मौजूद भीड़ को पहले की तरह ही विश्वास था कि कोई भी जीवित वापस नहीं लौटेगा। कहा जाता है कि मंदिर में भूत प्रेत रहते हैं और अब तक कोई भी वापस नहीं लौटा था। मंदिर के अंदर धन कुमार को कुछ पल के लिए अंधेरा महसूस हुआ, फिर मंदिर रोशन हो गया। एक आवाज गूंजी, ओह धन कुमार, हम लंबे समय से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। अब वह धन प्राप्त करें जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली है। उसे एक सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया गया और उसके साथ अप्रत्याशित सम्मान और आतिथ्य सत्कार किया गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए धन कुमार 2 घंटे बाद मंदिर से बाहर निकला। लोगों ने खुशी मनाई और धन कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया कि मंदिर भूत प्रेतों से मुक्त हो गया है और अब बिना किसी डर के दर्शन किए जा सकते हैं। यह खबर तेजी से फैली और जल्द ही मंदिर के दरवाजे पर अदृश्य भूतों द्वारा लाए गए खजाने के ढेर दिखाई देने लगा। एक दिन के भीतर धन कुमार शहर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, जबकि राजा ने अपने बेटे को उसकी कठोर परीक्षा के लिए डांटा। राजा ने तब सम्मानपूर्वक अपनी बेटी का हाथ धन कुमार को सौंप दिया और उसे रहने के लिए एक महल प्रदान किया। जैसे जैसे धन कुमार अमीर होता गया, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। उसके माता पिता और भाइयों ने अंततः अपना पैसा खो दिया और उन्हें मजदूरी का काम करना पड़ा। दूसरों की टिप्पणियों से बचने के लिए उन्होंने राजपुरी जाने का फैसला किया। वे उसके सबसे अच्छे दोस्त के माध्यम से उसके संपर्क में आए, जिसने धन कुमार द्वारा बनाए जा रहे एक भव्य मंदिर में नौकरी का सुझाव दिया था। जब वे धन कुमार से आमने सामने मिले तो उनके माता पिता अपने प्यारे बेटे को देखकर अभिभूत हो गए, जबकि उनके भाइयों को अपने पिछले कार्यों के लिए गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि धन कुमार ने यह कार्य कर्मों के प्रभाव का कारण बतलाया। भाइयों ने स्वीकार किया कि उनके पिछले भाग्य उनके कर्मों से बने थे और उन्होंने माफी मांगी। आखिरकार धन कुमार ने फैसला किया कि उसके माता पिता उसके साथ रहेंगे, जबकि उसके प्रत्येक भाई अपने स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से रहेंगे। उन्हें नए सिरे से कार्य शुरू करने में मदद करने के लिए उन्होंने प्रत्येक को 1 करोड़ सोने के सिक्के उपहार में दिए ताकि वे कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। उनके इस फैसले से परिवार में खुशियां आईं और उनके भाई उनके प्रति बहुत आभारी थे। समय के साथ धन कुमार ने ऐसे मंदिर खोलने शुरू कर दिए
जिनके बारे में माना जाता था कि उनमें भूत प्रेत रहते हैं। अपने माता पिता की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने कौशाम्बीपुरी में भी एक मंदिर खोला। इस तरह वे बिना कोई पारंपरिक काम किए धरती के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। यह कहानी कर्म के न्याय का उदाहरण है, जैसा कि उनके आसपास के लोगों ने देखा और महसूस किया। एक युवा व्यक्ति जिसे अपार भाग्य का आशीर्वाद मिला था, कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ उन पर विजय प्राप्त की। उनके पिछले कर्मों के आशीर्वाद ने उन्हें प्राचीन भूत मंदिर को खोजने का अवसर दिया। बदले में उन्हें इन रहस्यमय स्थानों से असाधारण धन प्राप्त हुआ, अमीर बना।